हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम इंटरनेशनल और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि मर्ज करके हम पढ़ते हैं चीज़ों को, टॉपिक्स हमने देखे थे। ट्रेड ऑफ गुड्स के बारे में, इंटरेस्ट आर्बिट्राज देखा, देन उसके बाद रियल एक्सचेंज रेट के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन निकाल के बताया कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है। ओपन इकोनॉमी में आईएएस मल्टीप्लायर, ये सारी गेम हम देख चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने एंड किया था रेपरकुशन इफेक्ट, राइट, जिसे बोलते हैं ट्रेड फीडबैक इफेक्ट। और उसके बाद जाते जाते मैं आपको एक इक्वेशन पे छोड़ के गया था कि अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, राइट। उसको फिर हमने नेट एक्सपोर्ट की इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखा डोमेस्टिक इनकम, फॉरेन इनकम एंड द रियल एक्सचेंज रेट प्लस कैपिटल फ्लो विच इज इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक एंड द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। इसकी हमने बात की थी पुरानी क्लासेस में जो पिछली हुई। और ये बात हम यहाँ पे मान के चलते हैं, देयर इज अ assumption ऑफ द परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी विच मींस एक इन्वेस्टर जहां मर्जी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और अंधाधुंध इन्वेस्ट कर सकता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है, राइट। करेक्ट, यही थी कहानी। उसके बाद मैंने कहा था आपको कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या सरप्लस में हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या सरप्लस में हो, तो मॉनेटरी एंड फिस्कल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ऑप्शन मींस या तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी रहेगी बेस्ट, या एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है वो बेस्ट रहेगी। तो उसी का आज हमने आंसर ढूंढना है कि भाई जब भी ऐसा कुछ हो तो दोनों में से बेस्ट कौन होता है। आओ जी देखो, तो फर्स्ट हेडिंग आज की डेट की, अगर हम ये कहते हैं बीओपी में डेफिसिट है, बीओपी में डेफिसिट है, करेक्ट। मैं एक एक पॉलिसी सबकी बात करूंगा। चारों केसेस हैं हमारे पास, चारों केसेस की हम बात करके यहाँ पे देखते हैं और फिर बताते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। सीधा आंसर पे नहीं आते भाई ये बेस्ट है, पेपर में लिख देंगे ये बेस्ट होती है बीओपी डेफिसिट में। रीजनिंग देखते हैं हाउ। फर्स्ट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दी, मनी सप्लाई बढ़ता है, राइट। मनी सप्लाई बढ़ता है मतलब एलएम मारेगा, राइट वर्ड, एलएम जाता है राइट वर्ड। रफली ये का एसएलएम का अगर हम फ्रेमवर्क देखें, ये आईएस होता है, ये एलएम होता है। एलएम राइट वर्ड जा रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, करेक्ट। इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ज्यादा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है, आपका ए ही बढ़ता है मतलब वाई बढ़ता है। और ये बात आप जानते हो क्या, अगर इनकम बढ़ती है तो साथ ही साथ इंपोर्ट भी तो बढ़ते हैं। ये बात समझाने से पहले मेरे पे भी लागू होती है कि भाई जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो चाहते हैं भाई हमारे पास इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसकी वहां की अपनी एक पहचान है, ऑरा बना हुआ है, या वॉट एवर द रीजन इज। तो इनकम के बढ़ने पे लोग इम्पोर्ट ज्यादा खरीदते हैं। और जब इम्पोर्टेड गुड ज्यादा परचेज हो रहा है, दिस इंप्लाइज आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, करेक्ट। करेक्ट जी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये देखो, इंटरेस्ट रेट कम है। अगर इसको आईएफ के साथ कंपेयर किया जाए वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के साथ, तो क्या दिखाता है, इंटरेस्ट रेट इज लेस देन वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। दिस इंप्लाइज देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। तो जब आउटफ्लो होता है कैपिटल का, क्या रिजल्ट आता था, हैशटैग फ्लैशबैक फ्राइडे, बीओपी किस में जाएगा, डेफिसिट में। तो देखो यहाँ भी डेफिसिट बढ़ रहा है और यहाँ तो और ज्यादा जा रहा है, तो दोनों डेफिसिट में ही जा रहे हैं। तो इसलिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कतई ही नहीं यूज होनी चाहिए व्हेन एवर देयर इज डेफिसिट इन बीओपी। बॉब बॉब द बिल्डर गाना भी है ना, ये सीरियल आता था छोटा सा बच्चों का। क्लियर, रीजनिंग समझ आ गई कि भाई एक्सपेंशनरी तो बेटर नहीं है। अब बाय डिफॉल्ट जब ये नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शनरी काम करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कुछ ना कुछ तो एक इफेक्टिव होगी ना डेफिसिट में, बट उसकी रीजनिंग देखते हैं व्हाई वी आर सेइंग कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी विल वर्क या टू बी फॉलोड whenever there is deficit in BOP। कथा क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। बड़े सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको ये सारी बातें यहाँ पे प्रयास किया कि आपको समझ आ जाए। कोई मन में सवाल तो बताओ जी, वरना इसको हटा के प्रवेश करे आगे। इसे ही सारा परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में चल रहा है। हाँ जी,
ये सारा परफेक्ट मोबिलिटी कैपिटल में लेना है। राइट हाँ, वो गूगल अजम्पशन होल्ड हो रही है, वो अजम्पशन है तभी, ऑल्दो रियलिटी में नहीं होती, बट मान रहे हैं यहाँ पे वो है, वो अजम्पशन है, उसी के बेसिस पे सारा काम हो रहा है। हटा दूं अब? यस सर। नोट हो गया? इसी को आपको वर्ड्स में लिखना है, पेपर में ऐसे मत लिख के आ जाना, एग्जामिनर कहेगा अरे बेटा ये काम तो हमारा होता है, आपका नहीं होता, आप प्रोफेसर नहीं हो, प्रोफेसर हम है। पेपर में मत लिख देना, बहुत खुंदक निकालते हैं एग्जामिनर्स। मैंने अपनी शीट में ऐसे लिखा था, उसने लिख दिया आर यू अ टीचर, लिटरली ऐसे करके लिखा था आर यू अ टीचर। मैंने कहा यस आई एम ए टीचर, बट कहते आप अपने घर में टीचर हो, यहाँ पे टीचर नहीं हो, यहाँ पे हम टीचर है, तो ऐसे मत लिखा करो, समझाने के लिए होती है ये बातें जब हम समझाते हैं, तो पेपर में मत लिख देना गलती से भी। अब मेरे को भी नहीं समझ आता उन्हें क्यों बुरा लगता है, भाई ठीक तो है, मेन बात समझानी है तो जैसे मर्जी समझाओ, हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, यहाँ तो ऑल्दो हम इंग्लिश में ही समझा रहे हैं, ठीक है कर देंगे कोई नहीं। नाउ इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कौन? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, करेक्ट जी। अब क्या होगा? एमएस कम, एमएस कम मतलब एलएम मारेगा लेफ्टवर्ड, एलएम लेफ्टवर्ड का मतलब क्या होता है? रफ में आप चाहो तो डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो, थोड़ा अच्छा लगता है डायग्राम बनाओ तो, चित्र बने। ये पीछे की तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, राइट? इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या होगा? आज क्राउडिंग आउट होती है, इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम मतलब वाई कम, वाई कम मतलब इंपोर्ट कम, इंपोर्ट कम होने का मतलब क्या होगा? इंटरप्रिटेशन, ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है। ये तो हुआ पहला इफेक्ट। अब कैपिटल वाला कंपैरिजन बेसिस, देखो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, तो क्या होता है? इनफ्लो होता है किसका? कैपिटल का। अब कैपिटल के इनफ्लो के साथ साथ क्या होगा? बीओपी डेफिसिट भी कम होगा, तो यहां से भी आपको बीओपी डेफिसिट भी कम मिलेगा। तो व्हेनेवर देयर इज डेफिसिट इन बीओपी, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, डेफिसिट की वैल्यू कम होती है, और यहाँ तो हम बोलते थे इनफ्लो हो रहा है तो देयर विल बी सरप्लस। So this shows contractionary monetary policy to be followed whenever there is a deficit in BOP। ये बात को बादल में बना के कहीं लिख लेना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट जब शुरू कर रहे थे तब कहा था इस चैप्टर में मेरा काम होगा आपको ये छोटे छोटे इन डेप्थ के पॉइंटर्स बताना, और यही पॉइंटर्स कब है? 24 जून शुक्रवार 2023, 24 25 26 की जो तारीखें आई है पेपर की, और जब आप अपने अप्रैल या मई के मंथ में होते हो 2023 के अप्रैल या मई, तो ये पॉइंटर्स बड़े काम आने वाले हैं। यही पॉइंटर्स आपको पढ़ने हैं, दोबारा दोबारा सारा मत पढ़ने बैठ जाना, टाइम ही नहीं है इतना दोबारा पढ़ने का, कहाँ से पढ़ सकते हो? तो ये पॉइंटर्स इसलिए है ताकि इसको आप वर्ड्स में, इतना तो इंग्लिश आपको आती है अच्छे से, वेल ऑफ हो सारे के सारे, और वेल एजुकेटेड भी, वेल ट्रेंड भी, दोनों बातें, तो इंग्लिश अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। बस पॉइंटर्स याद होना इज इम्पोर्टेंट। तो लिख लेना जी कई बादल बना के। ये तो हुई कहानी किसके अकॉर्डिंग? मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या रोल प्ले करती है जरा वो देखते हैं। ये नोट हो गया तो हटाओ। यस सर। ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी में भी दो ऑप्शन है, कौन कौन से? या तो कॉन्ट्रैक्शनरी या तो मॉनेटरी, अपना सॉरी एक्सपेंशनरी, मॉनेटरी तो होगी, फिस्कल पॉलिसी। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। लेट अस से हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शनरी की बात करते हैं। आपने अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगा दी तो क्या इफेक्ट होता है? आईएस लेफ्टवर्ड जाएगा, चाहो तो साथ में डायग्राम बना सकते हो। आईएस लेफ्टवर्ड जाने का मतलब क्या होगा? ये आईएस, ये एलएम, और ये लेफ्टवर्ड। अगेन इंटरेस्ट रेट कम हो गए, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, साथ ही साथ आईएस लेफ्टवर्ड जा रहा है। दिस मीन्स आपने
आपने मतलब सरकार ने एक्सपेंडिचर कम किया होगा। मैं इस वाले पॉइंट पे अभी आता हूँ थोड़ी देर में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो ए भी कम होगा, ए कम होगा मतलब वाई कम होगा, राइट। इकोनॉमिक इनकम लेवल कम है, आउटपुट लेवल कम है, आउटपुट लेवल कम है, दिस इंप्लाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, दिस इंप्लाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और साथ ही साथ इस पे अगर देखें तो अब आई कम है, इसको कंपेयर किया जाए वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के साथ तो क्या होगा, आउटफ्लो, कैपिटल का आउटफ्लो लगेगा, करेक्ट। और यहां से जब कैपिटल का आउटफ्लो लग रहा है तो क्या होगा, देयर विल बी डेफिसिट, करेक्ट। तो यहां से हमें बात क्या मिली, देयर विल बी डेफिसिट इन बीओपी। बट यहां से बात क्या मिल रही है, आपकी जब इनकम लेवल कम हो रही है तो इंपोर्ट भी कम होते हैं, करेक्ट। अभी पहले हम देख रहे थे ना, जब बंदे की इनकम बढ़ती है तो वो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर ज्यादा खर्च करना पसंद करता है, इनकम के बढ़ने पे इंपोर्ट बढ़ रहा था। बट आज इनकम के कम होने पे इंपोर्ट कम हो रहा है। तो एक तरफ देखो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक तरफ रिजल्ट मिल रहा है आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, करेक्ट, एक तरफ मिल रहा है इंपोर्ट कम हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम फंस गए डिसीजन बनाने में, क्या, जैसे वहां तो दोनों में सेम रिजल्ट मिल रहा था भाई, इंपोर्ट भी बढ़ रहे थे और डेफिसिट भी हो रहा था, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था। कॉन्ट्रैक्शनरी में देख रहे थे डेफिसिट भी कम हो रहा था और इंटरेस्ट और वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन से वहां से भी कम मिल रहा था। मगर यहाँ पे इंपोर्ट कम हो रहे हैं बट यहाँ बढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या बोले, कौन बेटर, एक तरफ स्टेटमेंट मिल रही है कम और दूसरी तरफ अलग बात। नाउ वी विल से सिंस दिस इज द आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, तो जो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मच 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 ग्रेटर देन एज कंपेयर टू डिक्रीज इन इंपोर्टेड वैल्यू। तो इसलिए फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शनरी अगर आपने फॉलो किया तो ये काम नहीं करती, इन ऑर्डर टू राइट ऑफ द बीओपी डेफिसिट उससे बढ़ता है या स्टेबिलिटी खराब होगी और ज्यादा। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैन नेवर बी फॉलोड whenever there is a deficit in BOP, करेक्ट जी। आपका इंटरेस्ट रेट कम था, वर्ल्ड इंटरेस्ट के मुकाबले आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल का, आउटफ्लो होता है कैपिटल का, तो दिस इंप्लाइज देयर विल बी डेफिसिट, यहाँ से डेफिसिट मिल रहा है, यहाँ से इंपोर्ट कम मिल रहा है, मतलब सिचुएशन बेटर ऑफ हो रही है। तो एक तरफ हो रहा है बेटर ऑफ, एक हो रहा है वर्स ऑफ, क्योंकि कैपिटल का जो आउटफ्लो है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द डिक्रीज इन गुड्स और सर्विसेज वैल्यू। So thus we say कि this policy should not be followed, right? क्लियर हो गई जी ये बात, क्योंकि जो आउटफ्लो का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन इंपोर्ट, तो उसके मुकाबले ये तो हो गया फेल। अब अगर एक्सपेंशनरी की बात की जाए, जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगेगी तो क्या इफेक्ट आएगा, आपने एक्सपेंशनरी लगा रहे हो दिस मीन्स जी बढ़ा रहे हो, जी बढ़ेगा मतलब ए ही बढ़ेगा, ए ही बढ़ेगा मतलब वाई बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा तो मतलब आपका इंपोर्ट भी बढ़ेगा, करेक्ट, राइट। इंपोर्ट बढ़ रहा है, ये जानबूझ के मैं दो कॉलम में बना रहा हूँ ताकि कुछ आपको डिफरेंस दिखा सकूं। इंपोर्ट बढ़ रहा है मतलब ट्रेड डेफिसिट आपका इंक्रीज होगा इंपोर्ट बढ़ने पे, राइट। दूसरी बात, अगर हम एक्सपेंशनरी लगाते हैं तो आईएस क्या होगा, यहाँ पे अगर छोटा सा देखे, ये आईएस ये एलएम, आईएस हमारा राइट वर्ड, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है किसके मुकाबले, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के मुकाबले, तो देयर विल बी इनफ्लो ऑफ कैपिटल, there will be inflow of capital which means there should be a surplus in the balance of payment। अब आज की डेट में वही बात, भाई एक तरफ आ रहा है इनफ्लो मतलब सरप्लस की बात, एक तरफ आ रहा है डेफिसिट की बात, तो अब कौन सही या कौन गलत ना हो, जो बात यहाँ बोली वही बात यहाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इनफ्लो इज मच ग्रेटर देन इंक्रीज इन इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के मुकाबले जो कैपिटल का इनफ्लो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए बोला जाता है क्या कि whenever there is a deficit in BOP fiscal expansionary policy will work, right? टॉपिक समझ आ गया जी।
कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो। नो सर। क्लियर हो गया जी कि वाई फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी वर्क, क्योंकि जो इनफ्लो का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज इन इम्पोर्ट को राइट ऑफ कर देगा, उसे लपेटता हुआ निकल जाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपसे इंटरव्यू के टाइम्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस डीईपीआर, मैं हर बार 3 पेपर्स की बात करता हूँ साइमल्टेनियसली, बिकॉज देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर द डीईपीआर और द नेट पेपर। या फिर एक जो दिल्ली का पेपर होता है, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आपको एज अ टीचर काम करना है, सरकारी जॉब, ग्रुप बी ऑफिसर पे, ऑफिसर तो नहीं आप तो हो तो एज अ टीचर, बट जो रैंकिंग आती है उसे बोलते हैं ग्रुप बी। तो वहां भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं D++ के टाइम, एमसीक्यू पेपर होता है, वहां पे इंटरव्यू नहीं है कोई। सो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, बीओपी डेफिसिट में है तो कौन काम करेगा और कौन नहीं। क्लियर जी, ये बात समझ आ गई? आगे देखे। अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्या मेरे को पता है कि आप लोगों ने ये मेरे पे व्हाट्सएप पे जरूर पूछने वाले हो, 100% श्योर हूं मैं, मेरे पास जरूर आएगा जब बाद में आपकी रिवीजन चल रही होगी। क्या जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक देखा था उसमें हम एक कॉलम पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, प्लस करके कॉलम बना रहे थे, सरप्लस, अनएम्प्लॉयमेंट, सरप्लस, डेफिसिट, ऐसे करके, याद है जी कि यहाँ पे क्या काम करना चाहिए। और वहां पे फिर मैंने बात की थी कि भाई कौन सी पॉलिसी काम करेगी, राइट। उसके बाद आप सामने से एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम ये दोनों लगाए तो क्या होगा। वो मैंने कहा था कि उसको बोलते हैं मुंडल पॉलिसी असाइनमेंट, जो बताए थे। वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, अगर बीओपी हमारा डेफिसिट में है तो वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी की बात की थी, राइट। वहां पे अगर बीओपी डेफिसिट में है, इन्फ्लेशन के साथ बैठा था, एक पेयर होगा, अगर आप पेज टर्न्स करो तो वहां पे मिलेगा इन्फ्लेशन एंड बीओपी डेफिसिट, करेक्ट। तो वहां पे हमने लिखा होगा कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी। अब मेरे को पता है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे से जरूर पूछना है कि यहाँ तो आप कह रहे हो बीओपी डेफिसिट में फिस्कल एक्सपेंशन लगता, बट वहां पे क्यों बोला? वहां पे इसलिए बोला क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बोला था कि देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी, बीओपी के अकॉर्डिंग नहीं बोला था, करेक्ट। ये वाला जो टॉपिक है ना, जो हमने लास्ट में लिखा था मंडल पॉलिसी असाइनमेंट, ये अभी आगे चल के सॉल्टरसन डायग्राम आएगा, वहां पे बनेगा अच्छे से, वहां पे हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। वो तो सामने से क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बताया था कि ऐसे बना सकते हो। वो कब आएगा बात, जब हम आगे चल के अभी सॉल्टरसन डायग्राम आता है उसमें वो सारी बातें दोबारा रिपीट होगी, तो तब मैं वहां पे बोलूंगा कि हाँ भाई अब इसके अकॉर्डिंग ये काम होल्ड होता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है देयर शुड बी फिजिकल एक्सपेंशनरी, अगर इन्फ्लेशन है तो फिजिकल कॉन्ट्रैक्शनरी, बीओपी डेफिसिट में है तो मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शनरी, बीओपी सरप्लस में है तो मॉनेटरी एक्सपेंशनरी। ये सॉल्टर स्वाइन के अकॉर्डिंग बनते हैं सारी चीजें, राइट जी। क्लियर? यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं? क्लियर सर। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आती है बात किसकी, ये वाला काम तो हमने कर लिया खत्म। हाँ, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, जिसका इंतजार रहता है हर बार भाई, बीओपी की बात हो और मंडल फ्लेमिंग की बात ना हो, ये तो गलत है, चैप्टर पूरा ही नहीं हुआ फिर, या टॉपिक पूरा नहीं हुआ। एंड एग्जाम में भी बहुत ये हाई रेटेड क्वेश्चन रहता है। तो अगर मुंडल फ्लेमिंग की बात की जाए, पहली बात, वो क्या, वही सेम अजम्पशन ऑफ गूगल मैप करके, परफेक्ट मोबिलिटी होल्ड हो रही है, परफेक्ट मोबिलिटी ये होल्ड हो रखी है, एंड इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ISLM फ्रेमवर्क, एक्सटेंशन ऑफ ISLM फ्रेमवर्क। पॉइंट नंबर 2। थर्ड थिंग, जब ये बात होल्ड हो रही है तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के बराबर होगा, राइट। अगर बराबर नहीं है तो क्या होता है रिजल्ट, यू नो भाई, अगर ये ज्यादा होता है वर्ल्ड के मुकाबले तो इनफ्लो मतलब सरप्लस इन बीओपी, कम होगा तो मतलब डेफिसिट इन बीओपी, राइट जी। यहाँ तक बात समझ आ गई सारी। अब मंडल फ्लेमिंग के अंदर दो बातें हैं, कौन सी? एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम, फिक्स्ड
एक्सचेंज रेट रिजाइम, इसकी एक स्टोरी भी है 1970s की। एक बार थोड़ा हमारा ये एग्जाम वाले टॉपिक खत्म हो जाए, फिर ये एज अ हैशटैग एड ऑन पार्ट, एज अ न्यू एलिमेंट, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजाइम कब खत्म हुआ, और इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है। और वो नेट जेआरएफ में क्या पता पूछ भी ले, बिकॉज आजकल यही क्वेश्चन आ रहा है, असर्शन रीजन क्रोनोलॉजी मैच करो, इसलिए। एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लेक्सिबल, यही दो रिजाइम्स है हमारे पास। अब दो पॉलिसीज है भाई, या तो फिस्कल पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है। मंडल फ्लेमिंग भाई बोलते हैं क्या, मंडल फ्लेमिंग ये बोलता है कि अगर फिक्स एक्सचेंज रिजाइम है तो मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। फेल का मतलब इट इज इनइफेक्टिव टू इंक्रीज द आउटपुट, फिस्कल पॉलिसी विल वर्क, फिस्कल पॉलिसी विल वर्क। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती। और फ्लेक्सिबल में क्या होगा, इसका वाइस वर्सा, फ्लेक्सिबल में फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, ये काम नहीं करेगी, जैसे सी। और अगर मॉनेटरी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो वो काम करेगी, मॉनेटरी इज इफेक्टिव टू इंक्रीज द आउटपुट बट फिस्कल इज नॉट, यहाँ पे उल्टा। तो अब हमने इसकी रीजनिंग देखनी है, व्हाई वी आर सेइंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये होगा। तो ये फ्लो चार्ट बना लो जी, जिससे आपको याद रहे कि हाँ भाई अगर ऐसा आता है तो ये होता है, ये होगा तो ये होगा। हटाओ जी। हाँ जी सर। ठीक है जी। नाउ फिक्स एक्सचेंज रेट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट थिंग इज, जो इसमें सबसे पहले हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी से अपनी कहानी को शुरुआत करते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी और सिस्टम कौन सा चल रहा है हमारा, फिक्स एक्सचेंज रेट। अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात है और ओपन इकोनॉमी की बात है, तो यू नो डैट कि हमारा चित्र इस टाइप से बनता है, ये वाई, ये आई, दिस इज योर आई एस कर्व, दिस इज योर एल एम कर्व, और ये हमारा बीओपी की लाइन होती है, राइट। थोड़ी सी इंक चेंज करने दो यार, लाइट। ये हमारी बीपी की लाइन है, बीपी बराबर 0, ये आईएस की लाइन है और ये एलएम की लाइन है। एलएम की इक्वेशन क्या है, वही पुरानी वाली जो मैक्रो के अंदर थी, के वाई माइनस एच आई इज इक्वल टू एम बाई पी। और आईएस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस एन एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस एन एक्स, ये हम पीछे देख के आए थे डिराइव करके। अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करनी है। मान लेते हैं सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ा दी, मनी सप्लाई बढ़ा दी मतलब मॉनेटरी एक्सपेंशन लगा दिया, राइट। मॉनेटरी एक्सपेंशन लगा दिया तो मतलब एलएम क्या होगा, उठा के राइटवर्ड होगा, शिफ्ट। अब एलएम राइटवर्ड जा रहा है, दिखा देते हैं जी। एलएम मेरा आज की डेट में 1 से 2 पे आ गया, ये आईएस 1 था और आपका आउटपुट यहाँ पे था y1, ये आपका आई बराबर आई एफ के, ये पॉइंट आपका E1 हो गया। आप यहाँ पे आ गए E2 पे बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी। आज की डेट में एलएम के राइटवर्ड आने से डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। जब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होता है, आउटफ्लो होता है किसका, कैपिटल का, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। और जब आउटफ्लो होता है कैपिटल का तो बीओपी की सिचुएशन क्या होती है, डेफिसिट होती है, पुराने पॉइंटर्स, राइट। अब बिकॉज ऑफ द आउटफ्लो ऑफ कैपिटल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, नाउ इन ऑर्डर टू कीप द एक्सचेंज रेट कांस्टेंट, याद करो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे कि जब भी डेफिसिट में हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स फॉर एनी सेंट्रल बैंक। याद है करंट अकाउंट के अपने अकाउंट के कंपोनेंट देख रहे थे तब बोला था। और जब भी हमारा डेफिसिट होता है तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी बेचता है। तो बिकॉज ऑफ द डेफिसिट, बिकॉज ऑफ डेफिसिट आरबीआई क्या करेगा, सेल
फॉरेन करेंसी, आरबीआई सेल फॉरेन करेंसी बेचेगा ताकि एक्सचेंज रेट को क्या कर सके, कांस्टेंट कर सके, दैट इज। अब इसका इफेक्ट क्या निकलेगा नेक्स्ट, देयर विल बी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से क्या होगा, ऑल द फिक्स्ड एक्सचेंज टाइम है तो यहाँ से काउंटर आ रहा होगा कि भाई डिवैल्यूएशन, हाँ जी डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन होगी करेंसी की। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के होने के कारण या डिवैल्यूएशन के होने के कारण नाउ देयर विल बी मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, नाउ देयर विल बी मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, एलएम वापस आएगा, वापस आएगा मतलब आप दोबारा वहीं आ गए पुरानी पोजीशन पे। तो पुरानी पोजीशन पे आने का मतलब क्या हो गया, आउटपुट जो पहले यहाँ पे था वो वापस यहाँ आ गया। चाहो तो दिखा भी सकते हो, पहले यहाँ आए फिर वापस यहाँ आ गए। Thus, monetary policy is ineffective to increase the output. तो अब आरबीआई बोलता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आरबीआई के पास एक ही ऑप्शन है चूज करने का, या तो आरबीआई एक्सचेंज रेट चूज कर ले, या तो आरबीआई आपके लिए क्या चूज कर ले, मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल चूज कर ले। भाई आप बोलो कि मैं दोनों अपने साथ रखूं, एक्सचेंज रेट भी रखूं मनी सप्लाई भी रखूं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है बहुत अच्छी और रियल लाइफ में होल्ड भी होती है, थोड़ा सा हमारे पुराणों रिलेटेड में है इसका वर्णन। ऐसी मैं एक बार किसी को सुना रहा था तो सामने से क्वेश्चन आया, तो तब ये स्टोरी की बात हुई थी। तो एक ने बोला यार भैया, भाई बोल देते वो 11th 12 वाले सारे, यार भैया एक बात बताओ, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, मगर हमारे पास अभी पैसा नहीं है। एक बोलता था यार भाई मेरे पास ना पैसा बड़ा है मगर साला मेरे नंबर ही नहीं आते यार, मैं क्या करूं, मैं परेशान रहता हूँ जिंदगी में, मेरे पास पैसा बहुत है, धंधा वंदा हमारा सेट है, बाबे की कृपा है हमारे पे तो हमारा धंधा वंदा सेट है, बट मेरे पास ना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऐसा क्यों। एक तरफ वो बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे पास नॉलेज है बट मेरे पास ना फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है मेरी एज कम्पेयर टू सम अदर पर्सन। दूसरा वाला बोल रहा है यार देख भाई मेरे पास तो एप्पल का फोन है यार, जो भी लेटेस्ट मॉडल है वही लेके मैं तो घूमता हूँ, मेरे पास अपनी बुलेट है, मेरे पास अपनी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है, पी पी करके अपना आराम से हम जाते हैं और रील्स बना के डालते हैं, देखो जी, फिर वहां पे टाइमर आ रहा होता है तो टाइम भी डाल देते हैं, बट यार हमारे नंबर ही नहीं आते साला। दिक्कत ये है क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता, बिकॉज ऑफ अदर इंसेंटिव्स जो है। तो ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई किसी के पास विद्या होगी मगर उसके पास पैसा नहीं होगा, और किसी के पास पैसा होगा मगर उसके पास विद्या नहीं होगी। अगर होगी तो रिलेटिवली मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है भी, क्योंकि ये ऐसा है कि जब भी बात आती है दोनों में से कोई एक होती है किसी के पास। आप खुद नोट कर लेना, आपके आसपास जितना सर्कल है खुद ऑब्जर्व करोगे, हाँ यार भाई जो आपने बात बताई ना वो यहाँ भी होल्ड हो रही है, क्योंकि ये ऐसा लिखा गया था कि ऐसा होगा, इसका एक कारण था, पूरी एक इसकी स्टोरी थी। तो कहते अगर हम दोनों चाहते हैं तो फिर क्या करें, कहते आपने भगवान शिव का परिवार देखा है, मैंने कहा हाँ भाई, भगवान शिव जी है, माँ पार्वती है, विघ्नहर्ता गणेश जी है, कार्तिकेय जी है। कह रहे कार्तिकेय जी का वाहन कौन सा है, मैंने कहा मयूर। गणेश जी का कौन है, मूषक मतलब चूहा। तो सारे वो एक साथ रहते हैं। शिव जी के गले में कौन है, स्वयं वासुकी नाग, वो उसको पूरा का पूरा उन्होंने रखा है। तो पूरी की पूरी फैमिली एक साथ है, जबकि उनके जो अपने अपने वो वाहन है, मयूर और साथ में मूषक, स्वयं वासुकी नाग जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो अब ये सारे एक साथ रहते हैं। कहता है ऐसे हमारे साथ नहीं हो सकता क्या, हमारे साथ विद्या भी रहे, मतलब सरस्वती माँ की कृपा भी रहे, साथ में लक्ष्मी माता की भी कृपा रहे, दोनों की हमारे पास कृपा बनी रहे। कहते इसका एक ही रास्ता है। मैंने कहा बताओ, अपना सामने से क्वेश्चन आया बताओ। मैंने कहा भाई देख, एक रास्ता है, क्या वो है, यूपीएससी निकाल लो या एसएससी निकाल लो। एसएससी निकाल लो तब भी तुम अच्छी पोजीशन पे रहते हो, बुरी पोजीशन नहीं होती, एसएससी निकलना भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। या तो एसएससी निकाल लो या तो भाई यूपीएससी निकाल लो, वहीं पे आपको दोनों चीजें मिलती है, बिकॉज यूपीएससी क्लियर कर रहे हो तो मतलब नॉलेज है, जब नॉलेज है राइट पोजीशन पे आ गए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप वेल ऑफ हो जाएगा, विच मीन्स धन का आगमन स्वयं
लक्ष्मी जी का आगमन अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जिनके पास दोनों में से कोई एक चीज है, और मैग्नीट्यूड किसका, अगर आपके पास विद्या है आप पैसा अर्जित कर सकते हो, बट अगर आपके पास पैसा है, पैसे से आप ज्ञान नहीं ले सकते। अब बोलो कि भाई मैं यहाँ पे 1 लाख का चेक काट के दे दूं, मेरा पेपर क्लियर हो जाए, द आंसर इज बिग नो। बट हाँ, कोई ये बोले भाई मेरे पास ज्ञान है बट मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को रास्ता बता दो, वो निकाल सकता है। तो अगर दोनों में से भी एक ऑप्शन हो, विद्या शुड बी प्रेफर्ड। विद्या है तो आप अपने आप सारी की सारी जितने भी लैविश चीजें होती है अपने आप ले सकते हो, फिर आप कोई टेंशन नहीं है। बट अगर विद्या ही नहीं है, पैसा है, उससे आप बोलो कि भाई हम आईएएस ऑफिसर बन जाए या आईएएस निकाल ले या हम असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाए या ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है, या डीसीपी बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये स्टोरी इसलिए सुनाई क्योंकि जस्ट अभी ये दिवाली के शुरू हो चुके हैं दिन सारे के सारे, कल धनतेरस, फिर उसके बाद आगे का पूरा आएगा, फिर दीपावली, फिर उसके बाद भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये पूरा जो त्योहारों का जो अब सिलसिला है, इसमें मैं देख रहा था हर कोई बंदा लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि हे प्रभु मेरे को पेपर निकाल दो, संकल्प लेते हैं ना जैसे, तो कोई संकल्प ले रहा है कि भाई मेरा पेपर निकाल दो, कोई संकल्प ले रहा है कि भाई मेरे को करोड़पति बना दो, कोई संकल्प ले रहा है भाई मेरे को एमएलए बना दो, कोई ले रहा है कि भाई मेरे को अगले साल विधानसभा यहाँ पे दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले, इसके निगम पार्षद के मेरे को काउंसलर बना दो। हर बंदा लगा हुआ है कुछ ना कुछ। ये सारे के सारे जो है, ये सब दुर्योधन की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। आपने भी स्टोरी सुनी होगी ये महाभारत के टाइम की। क्या थी महाभारत के टाइम की? भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान है, दुर्योधन आया, सर पे बैठ गया, सर पे मतलब जहां पे उनका सर था तो वहां पे वो बैठ गया कि भाई दिया गया अर्जुन और दुर्योधन को, जो पहले पहुंचेगा तो वासुदेव श्री कृष्ण जी से जो भी वो मांगेंगे वासुदेव श्री कृष्ण उन्हें देने को सज्ज है। तो दोनों की सहायता करने को सज्ज है, चाहे दुर्योधन हो या फिर अपना अर्जुन हो। तो दुर्योधन सर पे जाके बैठ गया, और अर्जुन जब बाद में आया, दुर्योधन पहले पहुंचा था, क्योंकि बोला ये गया, अनाउंसमेंट ये हुई कि जो पहले पहुंचेगा उसको सर्वप्रथम चॉइस रखने का अधिकार मिलेगा, कि पहली बात उसकी सुनी जाएगी जो पहले पहुंचेगा। दुर्योधन पहले तो पहुंच गया, मगर वो बैठ गया उनके जहां पे वो सो रहे थे, सर के ऊपर। अब अर्जुन लेट आए, जब वो लेट आए वो देखा कि दुर्योधन तो ऑलरेडी बैठे है और सर पे बैठा है, तो वो देखा कि कहाँ पे वासुदेव जी के चरण है, उनके चरणों के नीचे जाके बैठ गए कि जब प्रभु की आंखें खुले तब मैं अपनी बात रखने का उन्हें मौका दूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा तब दुर्योधन के मुकाबले। अब हुआ ये, जैसी आंखें खोली तो सर्वप्रथम यही होता है कि भाई हम जैसे उड़ते हैं, जो आगे की तरफ की जो हमारी डायरेक्शन है वो हमें पहले नजर आती है एज कम्पेयर टू बैक। तो जब वो उठे उन्होंने देखा, हे पार्थ तुम नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठ जाते। कहते नहीं प्रभु, मैं तो आपके जहाँ पे नीचे बैठे हैं वहीं पे मेरे को सुख मिल रहा है, मेरे को ऊपर में ऐसे कोई ऐसी लालसा या लालच नहीं है कि मैं आपके जहाँ पे आप विराजमान हो शैया पे मैं वहां पे आके बैठूं, मैं नीचे बैठ के ही मेरे को संतुष्टि मिल जाती है। तो बोले उठे, फिर बाद में दुर्योधन बोलता, वासुदेव श्री कृष्ण जी हम भी आ रखे हैं, मैं पहले आया था। तो ऐसे डिबेट हो गई दोनों में कि भाई कौन पहले अपनी चॉइस रखने को बोले। तो श्री कृष्ण जी बोलते, जब मैंने आंखें खोली तो मैंने तो सर्वप्रथम पार्थ को देखा, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, क्योंकि तुम तो सर पे बैठे होते मेरे। तो मेरे को कैसे पता चलेगा तुम भाई सर पे बैठे हो, तुम पहले आए, और मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं कि कौन पहले आया, मैं कैसे मान लूं कि तुम पहले आए। तो जब मैंने आंखें खोली, बोला ये क्या कि जब जिसको मैं पहले देखूंगा उसकी बात मैं सर्वप्रथम सुनूंगा। तब भी अर्जुन ने कहा कि चलो माधव भ्राता दुर्योधन पहले आए थे मेरे से, तो सर्वप्रथम अधिकार उन्हीं का बनता है, वो अपनी बात रख ले, मुझे ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं पार, ये तुम्हारा अधिकार है, तो अपनी अधिकारों का ऐसे पीछे हो जाना ये सामर्थ्य का प्रतीक नहीं है, ये शौर्य का प्रतीक नहीं होता, ये मूर्खता होती है। तो ऐसी मूर्खता मत करो। अगर तुम पहले आए, मैंने तुम्हें पहले देखा, तो तुम्हारा अधिकार सबसे सर्वप्रथम है एज कम्पेयर टू दुर्योधन। तो अर्जुन कहता, नहीं पार्थ, नहीं माधव, आप अपना दुर्योधन भ्राता को ही सर्वप्रथम बात रखने का मौका दे दो। तो दो ऑप्शन दिए गए, या तो नारायणी सेना का आप चयन करो, या तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते, बट मैं निशस्त्र हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में, मैं निशस्त्र हूँ, और एक तरफ मेरी
अपराजित नारायणी सेना। तो दुर्योधन लालच, अहंकार सबसे घिरा हुआ, उसने कहा भाई ये श्री कृष्ण जी तो अकेले हैं, ये तो सुदर्शन चलाने नहीं वाले, तो जब ये सुदर्शन नहीं चलाने वाले तो इनका क्या मूल्य है फिर? मूल्य तो इनके शस्त्र का मेरे लिए कि भाई सुदर्शन जब चलेगा तो पूरी की पूरी पांडव सेना एक सेकंड के अंदर ध्वस्त हो जाएगी। बट उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सुदर्शन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो दुर्योधन कहता है अच्छा ऐसा है तो मैं तो फिर अपना, जैसे वो बोलने लग गया, क्या पता वासुदेव श्री कृष्ण जी को लगा क्या पता दुर्योधन मेरा चयन ना कर ले। और ये देख रहा है वो कि भाई एकदम पूरी की पूरी नारायणी सेना, और वो एकदम अपराजित, विश्व की सबसे टॉप क्लास जिसे कहते हैं आज के मॉडर्न डेज में, एकदम सारे हथियार जनाना, जो भी हथियार है उस टाइम के जो जो होते थे सब उन्हें चलाने आते थे। तो दुर्योधन ने कहा कि अपना मेरे को तो नारायणी सेना दे दो, मेरे को आप नहीं चाहिए। बट वो बोलने वाला था ये बात, तो बट श्री कृष्ण जी ने रोक लिया, कहते नहीं, सर्वप्रथम पार्थ चुनेगा क्योंकि ये अधिकार उसी का बनता है। तो पार्थ ने कहा हे मधुसूदन, मैं तो इन सब में खुश नहीं हूँ, अस्त्र शस्त्र सेना हो जो मर्जी हो, मुझे तो केवल आप चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सुदर्शन चलाओ या ना चलाओ, आप मेरे साथ हो वही मेरी जीत है। जब आप मेरे साथ हो वही मेरी जीत है। मुझे ये इन सब में कोई भी इसमें रुचि नहीं है सेना में कि वर्ल्ड क्लास की नंबर 1 सेना है, इतने अक्षौनी चल रहा था उस टाइम पे, इतने अक्षौनी सेना है, मेरे को इस सब में रुचि नहीं है। मेरी रुचि है केवल आप में। अगर आप मेरे साथ हो तो मेरी विजय है, अगर आप भी मेरे साथ नहीं हो तो मैं तो युद्ध ही नहीं करने को तैयार। तो तब श्री कृष्ण जी कहते देख लो पार्थ, टेस्ट ले रहे थे, देख लो पार्थ मैं तो निशस्त्र हूँ, सुदर्शन नहीं चलेगा मेरा, कहीं सोचो मेरा सुदर्शन चले। कहते हे प्रभु, हे मधुसूदन, मेरे को ना तो सुदर्शन में है, मुझे तो आपसे जुड़ना है। ना मुझे सेना से जुड़ना है, ना मुझे सुदर्शन से जुड़ना है, मुझे तो आपसे जुड़ना है। तो मेरा तो प्रेम आपके प्रति है, मेरा समर्पण आपके प्रति है। तो अगर आप मेरे पक्ष में हो अर्थात मेरी विजय है, अगर आप मेरे पक्ष में नहीं हो, मेरे पक्ष में अगर सेना आ जाए, सुदर्शन आ जाए, वो मेरी पराजय है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी क्या निकला इसका, ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ भाई हर कोई बंदा लगा हुआ है, कोई कह रहा है पेपर निकलवा दो, कोई कह रहा है ये निकलवा दो, कोई कह रहा है वो बता दो अपना क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक का मैसेज आया कि अपना आपसे पढ़ाओ मत क्योंकि हम तो सारा पढ़ चुके हैं, एम इकोनॉमिक्स है ना, हम तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो हम थोड़ा कोचिंग लेंगे, आप मेरे को ना सारे मटेरियल दे दो अपने, तो मैं उसी से पढ़ पुढ़ के अपनी तैयारी कर सकता हूँ, और सारे टेस्ट पेपर दे दो, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिकॉल करना है। वर्ड भी देखो क्या रिकॉल करना है जस्ट, और पेपर मटेरियल दे दो अपना। मटेरियल आपका काफी अच्छा है, तो मटेरियल देख के ना एक ना अंदर से फीलिंग आ रही है, हाँ भाई मटेरियल चाहिए, तो मेरे को मटेरियल दे दो, बट मेरे को ना क्लासेस वगैरह नहीं चाहिए, तो जो भी आपकी कॉस्ट है मटेरियल की बता दो और मटेरियल दे दो। तो एक तरफ कोई मटेरियल मांग रहा है, एक तरफ कोई ये मांग रहा है कि भाई मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, पेपर निकल जाए, तो ये सब लगे पड़े हैं। क्या हुआ था महाभारत के युद्ध में? हार गए थे कौरव, विजय किसकी हुई थी? पांडवों की। तो जब आप ऐसे मन में रख के चलते हो ना कि यार हमें ये चाहिए, ये करना है, या ये पेपर निकल जाए, वो निकल जाए, कुछ नहीं मिलेगा फिर जिंदगी में। ऐसे ही फिर दुर्योधन की तरह घूमते रहोगे यहाँ, गांधार से द्वारिका, द्वारिका से मगध, तो ऐसी जिंदगी चलती रहेगी, विशियस सर्कल इकोनॉमी में। तो इन सबसे बचने का रास्ता क्या? जो चीज है, जैसा चल रहा है, बस उस फ्लो के साथ बहते जाओ। जो पढ़ रहे हो उसको नंबरों के अकॉर्डिंग, तो आपकी पढ़ाई है नहीं कोई पेपर निकालने की पढ़ाई, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हमारे कितने परसेंट बन रहे हैं, बस 450 नंबर की कट ऑफ को हमें टपाना है। डजेंट मैटर कि भाई मेरे 45% आ रहे हैं या 50% आ रहे हैं, तो परसेंटेज की तो पढ़ाई है ही नहीं अब। तो जो पढ़ रहे हो उसको जस्ट एक फ्लो में पढ़ो और पूरा पढ़ो। ये मत देखो अभी हमारी 4 चीजें बची है, 5 चीजें बची है, हिस्ट्री बची है, ज्योग्राफी बची है, इससे क्या होता है जो चीज पढ़ रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये दुर्योधन की तरह मत बनो कि भाई ये पेपर निकल जाए, वो पेपर निकल जाए, अर्जुन की तरह बनो। जस्ट सहज में पढ़ते जाओ, जो पढ़ रहे हो एक नदी की तरह बहते जाओ, और आपका रास्ता अपने आप बन जाएगा। जब नदी आती है तो उसे थोड़ा पता है कि आगे कितने पत्थर है, वो उन पत्थरों को अपने आप तोड़ के अपने आप अपना रास्ता बना लेती। तो ऐसे ही चलते जाना, इन समय मत उलझना कि भाई ये देखना है, 10 किताबें देखनी है, 15 किताबें देखनी है,
जितना ऐसे मल्टीप्लिसिटी इसकी बढ़ेगी, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, मन में क्वेश्चन आएंगे, डाउट आएगा। उससे बेटर है एक चीज को 10 बार पढ़ लो, इसी चीज को 10 बार पढ़ लो, ये पेपर में तो आएगा ही, उम्मीद ये पेपर में तो आएगा ही। तो जब मैंने ये वैसे पढ़ रखा है तो वो पूरा फ्लो हमारा बना है, तो फ्लो को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मेरे को सामने से कोई दे कि भाई ये किताब की जगह ये किताब पढ़ लो, सालवाटोर पढ़ लो, टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, ऐसा थोड़ा कि रातों रात मेरे को सालवाटोर सारी तोते की तरह याद हो जाएगी, क्योंकि मेरा बेस अलग बना है। सिमिलरली अगर आपका बेस अलग बना है, मान लो किसी थर्ड पर्सन ने आपको कह दिया कि यार हम तो ये वाली बुक पढ़ रहे हैं फॉर दिस पर्पस, आपने वो उठाई, चल भाई अब ये टॉपर है, दिल्ली स्कूल से एमए इकोनॉमिक्स का किया, तो मतलब बंदा अगर बोल रहा तो बात में तो क्रेडिबिलिटी छुपी है बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन नेम। तो आपने उठा के देखा यार ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही। इन सबसे बच जाओ, इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो फ्लो है उसी पे स्टिक रहो, एक किताब पकड़ लो चाहे चलो पकड़ो, मगर उसी को बेस बनाओ। 10 किताबें मत पकड़ना, बुरा हाल होता है। तो वापस आते हैं, कहानी हुई समाप्त मेरी, टॉपिक पे आओ। ये तो जस्ट एक था क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये आजकल यही चल रहा है। आगे चले फिर, ये कथा समझ आ गई ये वाली? हाँ जी सर। तो सेम यहाँ पे तो लास्ट क्या आएगा यहाँ पे कंक्लूजन इस पूरे टॉपिक का, कि भाई आरबीआई दोनों नहीं चूज कर सकता। कि आप बोलो कि हमारे पास, हाँ अनटिल अनलेस यूपीएससी ना निकाल दो, तो कि हमारे पास विद्या भी रहे और धन भी रहे, एक चीज चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आरबीआई की सिचुएशन प्री यूपीएससी क्लियर करने वाली है, भाई या तो विद्या या तो पैसा, दोनों में से कोई एक। तो मतलब या तो एक्सचेंज रेट या मनी सप्लाई, दोनों नहीं हो सकते आपके पास, कोई एक। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। आगे देखिए अब, तो अब कौन सी आती है? फिस्कल पॉलिसी। अगर आज की डेट में हम बात की जाए, हाँ फिस्कल पे बढ़ने से पहले इसकी इंग्लिश बन जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। हटा दो अब, क्लियर? यस सर। हाँ जी, पहले मैडम आपसे हो जाएगा इसकी इंग्लिश का। Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा? लेट अस से फिस्कल एक्सपेंशनरी लग रही है। अगर फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगेगी तो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो जी बढ़ रहा है आपका। एक बार जस्ट मैं हेडिंग डाल दूं जल्दी से, फिस्कल पॉलिसी एंड दिस इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो ये आपका डायग्राम आता है भाई, दिस इज बीपी की लाइन बराबर 0, दिस इज आईएस की लाइन और ये एलएम की लाइन। सर ये इसमें आईएस कौन की सा लाइन, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करनी? नहीं दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैं फिस्कल इसलिए लगाता हूँ, उससे ज्यादा चीजें इजी है, दोनों सेम काम करेगी, चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी लगाओ या वैसे मर्जी। फिस्कल एक्सपेंशन लगाने का रीजन क्या है वो जस्ट अभी आपको नजर आ जाएगा। आई बराबर आई एफ, आपने फिस्कल एक्सपेंशन लगाया, आउटपुट बढ़ाना हमारा एम है ना, इसलिए फिस्कल एक्सपेंशन लगेगा। आउट कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे तो आउटपुट तो कम हो जाएगा। तो जब फिस्कल एक्सपेंशन लगा रहे हो मतलब जी बढ़ रहा है। जी बढ़ने का मतलब, पहले आपकी आईएस की इक्वेशन ये थी, नाउ इट विल शिफ्ट राइटवर्ड। ये आपका IS1, दिस इज IS2, क्लियर? तो फिस्कल एक्सपेंशन लगाया, जी बढ़ा, IS हुआ राइटवर्ड। IS राइटवर्ड आने का मतलब क्या निकल रहा है? आप पहले E1 पे थे, आज E2 पे आ गए। E2 पे आ गए जहां पे आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, which implies there will be inflow of capital, inflow of capital। जब इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा तो क्या लगता है? सरप्लस लगेगा इन बीओपी। और याद करो वही सेम पॉइंटर्स पीछे वाले, जब भी सरप्लस होता है तो आरबीआई क्या करता था? आरबीआई यूज द सरप्लस टू परचेज फॉरेन करेंसी। तो सेम हेयर, with respect to surplus and balance of payment there will be purchase of foreign currency, purchase of foreign currency। अब जब फॉरेन करेंसी का परचेज होगा उसके साथ साथ क्या होगा जी? इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का परचेज, दिस मींस देयर विल बी एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी।
एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के कारण अब मॉनेटरी एक्सपेंशन लगेगा। मॉनेटरी एक्सपेंशन लगने के कारण आपका एलएम होगा क्या, राइटवर्ड। विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी एक्सपेंशन एलएम शिफ्ट राइटवर्ड। अब एलएम राइटवर्ड आने के कारण आप कहां पे आ गए, E3 पे आ गए, और जिससे पहले आपकी मूवमेंट हुई E1 से E2, फिर आपकी मूवमेंट हुई E2 से E3। पहले आउटपुट था Y1, आज आउटपुट है Y3। सो दिस शोज अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम एंड एज पर द फिस्कल पॉलिसी आउटपुट बढ़ गया। तो फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव। हमारा काम तो आउटपुट बढ़ाना होता ना, मैं अगर कॉन्ट्रैक्शनली लगाऊंगा तो आउटपुट कम हो जाएगा, आईएस लेफ्टवर्ड मारेगा। And clear? This is the working of fiscal policy under the fixed exchange rate as per the Mundell-Fleming model. तो इसी को आपको आगे पॉइंटर्स में लिखना है, बुलेट्स बुलेट्स करके लिखना है जी। इंग्लिश जस्ट मैं 2 मिनट में सारी इंग्लिश इसकी सुना देता हूँ, साथ साथ रिकॉर्ड तो होता भी है, अगर किसी को दिक्कत आएगी तो दोबारा सुन लेना जी, ये रिकॉर्डिंग का फायदा है। With respect to fiscal expansion, let us say in the form of increasing government expenditure, the IS will shift rightward from IS1 to IS2. As a result, new equilibrium has established at point E2 where domestic interest rate has increased. Now, since the increase in domestic interest rate is greater than the world interest rate, which exhibits there is inflow of capital, and with respect to inflow of capital, there will be surplus and balance of payment. Now, with respect to surplus and balance of payment, the RBI word मत लिखना पेपर में, सेंट्रल बैंक की, the central bank will purchase foreign currency word को होगा underline, and due to purchase of foreign currency there will be appreciation of the currency. Now with appreciation there will be monetary expansion, and with respect to monetary expansion LM will shift rightward. As a result, now new equilibrium is established at point E3 where the output has increased. This shows that the fiscal policy is effective to increase the output under the fixed exchange rate regime as per the, या in the words of Mundell-Fleming. Wow, एक गो में मैंने इतनी अच्छी इंग्लिश बोल दी, तो कहानी समझ आ गई जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा तेज हो गया हो स्पीड थोड़ा, तो स्लो मोशन पे जरा सुन लेना जी, स्लो मोशन में। सर जो अप्रिसिएशन वाला पॉइंट है तो वो explain कर दो। क्योंकि करेंसी एप्रिसिएशन हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है कैपिटल का, जब कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, मॉनेटरी एक्सपेंशन फॉलो करेगा। मॉनेटरी एक्सपेंशन लगने से एलएम राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, दोनों पॉलिसीज काम करेगी साथ साथ। एलएम राइटवर्ड आया, आपका इक्विलिब्रियम E2 से E3 पे आ गया, और सेम इंटरेस्ट रेट पे आपकी इनकम बढ़ गई। याद करो आईएसएलएम में भी तो हम ये बात बोलते थे, पॉलिसी मिक्स। पॉलिसी मिक्स क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ्स। तो वो क्लोज इकोनॉमी की बात थी, ये ओपन इकोनॉमी की बात है, बट यहाँ पे रोल आ गया विद रिस्पेक्ट टू कि एलएम राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बट किसके कारण, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, एज अ रिजल्ट एप्रिसिएशन। अगेन फिक्स्ड एक्सचेंज है तो भाई लड़ना मत कि रिवैल्यूएशन आएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी मॉनेटरी एक्सपेंशन, एलएम शिफ्ट राइटवर्ड, एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रेट फॉल्स ताकि बराबर आ सके, और आपका आउटपुट पहले के मुकाबले बढ़ गया। डन एंड डस्टेड ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में, डन एंड डस्टेड। यस सर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल की क्या कहानी होती है, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की असम्पशन होल्ड हो रही है हमारी, है ना जी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की असम्पशन होल्ड हो रही है, और साथ ही साथ कहाँ गए मेरे अवजार, ये रहे। अब इस बार हम कह रहे हैं कि देयर इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, कैपिटल परफेक्ट है। अभी फिस्कल पॉलिसी पे कहानी खत्म की थी तो वही उठा लेता हूं पहले। लेट अस से फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट क्या होगा।
आप कहते हो आपका डायग्राम ऐसे बनता है, आई वाई आता है, बीपी की लाइन आती है, बीपी बराबर 0 में, ये आईएस की लाइन आती है, ये एलएम की लाइन आती है। हाँ जी, आई गेस पीछे कोई टेक्निकल इशू हुआ था। तो ये आईएस की लाइन है, ये एलएम की लाइन है, यहाँ पे आपकी बीपी की लाइन है। तो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बराबर, राइट। अब फिस्कल पॉलिसी है, लेट अस से देयर इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो जी बढ़ेगा, राइट। जी बढ़ने का मतलब क्या होगा? जी बढ़ने का मतलब ये निकलता है कि आज की डेट में आपका आईएस होगा राइट वर्ड, आईएस राइट वर्ड मारेगा। यहाँ पे आ गए आप, आईएस नोट्स, आईएस 1 कह लेते हैं इसे, आईएस 1 से आईएस 2, तो नया इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे आ गया, ये y1। आप E2 पे आ गए। अब E2 पे क्या हो रहा है? E2 पे द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज मोर देन द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। जब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वर्ल्ड के मुकाबले तो देयर इज इनफ्लो ऑफ कैपिटल, देयर इज इनफ्लो ऑफ कैपिटल। और जब इनफ्लो होता है तो बीओपी में क्या राइज होता है? सरप्लस, देयर विल बी सरप्लस। अब याद करो जब सरप्लस होता है तो क्या होगा? परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, जो अभी बोला था, परचेज होने से क्या होता है? करेंसी एप्रिसिएशन। तो देयर विल बी करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मींस पहले एक्सचेंज रेट अगर मेरा लेटर से 60 अपना $1 कितना था, मान लेते हैं 60 था, आज $1 कितना हो गया? 50 हो गया। तो अब इससे क्या हो गया? डोमेस्टिक गुड्स महंगे हो गए, लिखना पड़ेगा डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव, फॉरेन गुड्स सस्ते, फॉरेन गुड्स चीपर। फॉरेन गुड्स सस्ते हैं, डोमेस्टिक गुड्स महंगे हैं। तो दिस इंप्लाइज आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट आता है? एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट नेट एक्सपोर्ट कम होगा। जब नेट एक्सपोर्ट कम होगा तो आईएस क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो पहले आपका जो आईएस राइटवर्ड मार रहा था, आज फिर वापस क्या हो गया? लेफ्टवर्ड। पहले आपका आउटपुट यहाँ था, आज फिर आपका आउटपुट क्या आ गया? वापस बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। Thus, this shows that under the flexible exchange rate, fiscal policy is ineffective to increase the output. Ineffective to increase the output. कथा कैसे शुरू हुई? Quick recap में, fiscal expansionary in the form of increasing government expenditure. As a result, in our ISLM framework, there will be rightward shift in IS. As a result, new equilibrium established at E2. Now, at E2, the domestic interest rate is more than the world interest rate, which means there is inflow of capital. Now, due to inflow of capital, the BOP will be in surplus. The central bank will utilize the surplus in BOP to purchase the foreign currency. And now, due to the inflow as well as purchase of foreign currency, there will be appreciation of our domestic currency. Let us say in the context of US dollar and the Indian rupee. Earlier, the exchange rate was $1 is equal to rupees 60. Now, the exchange rate is $1 is equal to rupees 50. As a result of this, due to decrease in exchange rate, the domestic goods will become expensive and foreign goods will become relatively cheaper, which shows that the value of export, yeah, export will fall, followed by increase in import. The combined effect will be net export fall. As a result, IS will shift leftward. This shows that now the equilibrium move again from E2 to E1. Therefore, output remains same at Y1. Thus, the fiscal policy under the flexible exchange rate regime is completely ineffective to increase the output. Clear? So ये थी आपकी इसकी कहानी। सर यहाँ पे एक डाउट है कि जब फिक्स्ड की बात कर रही थी वहाँ पे अप्रिसिएशन हो रही थी, जब मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एक्सपेंशन हो रहा था और यहाँ पे अप्रिसिएशन होने के बाद एक्सपोर्ट्स कम हो गए, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो तो फिक्स एक्सचेंज रेट था ना, आप तो एक्सचेंज रेट कांस्टेंट रखते हो, उसमें तो कोई मूवमेंट नहीं होती। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जो वो परचेज होती थी फॉरेन करेंसी ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, बट यहाँ तो फ्लेक्सिबल रिजाइम है, विच मीन्स कि मार्केट से डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का तो कोई रोल नहीं, मार्केट डिटरमाइन करती है। वहां तो फिक्स एक्सचेंज रेट था तो आरबीआई की इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड।
फिक्स एक्सचेंज रेट पे आरबीआई डिटरमाइन करेगा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, बट यहाँ तो मार्केट डिटरमाइन करती है, आरबीआई या गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं, आरबीआई, इसलिए यहाँ पे एलएम का कोई भी रोल नहीं देखा। ओके सर। क्लियर? यहाँ पे मतलब इससे पुराना जो चित्र बनाया था उसके अकॉर्डिंग। अब ऐसी सेम अगर फ्लेक्सिबल के अंदर हम कौन सी पॉलिसी लगाए, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात आ रही है, जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात आएगी, नाउ द रोल ऑफ आरबीआई या सेंट्रल बैंक विल कम। अब ये एलएम के ऊपर जो आप कह रहे हो कि ये शिफ्ट नहीं हो रहा था, इस बारी अब शिफ्ट होगा। अब कहानी यहीं से शुरू होगी, क्योंकि अब आपका क्या केस चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो ये अगर हो गया तो हटा दो। यस सर। नाउ अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, इसमें एक सेकेंड, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं भाई विद रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है आपका, तो अब कैसे काम होगा। मान लेते हैं भारत के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा दी गई, मनी सप्लाई बढ़ा दी गई। मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो एलएम क्या होगा, राइटवर्ड, करेक्ट जी, एलएम आपका राइटवर्ड होगा। तो अगर इसको चित्र के थ्रू देखे, ये आपकी बीपी की लाइन, ये आईएस की लाइन, यहीं से आपका एलएम जा रहा है, आईएस एलएम, बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर 0 बिकॉज आई और आईएफ आर इक्वल, ये इंटरेस्ट रेट है, ये वाई, सेम डायग्राम। एंड ये आपका E1 नाम दे दो, इसे Y1 नाम दे दो, ओरिजिन आ गया। अब LM राइटवर्ड मारना है तो करवा दो इसको राइटवर्ड शिफ्ट, LM राइटवर्ड हुआ, LM1 से LM2, IS1 यहाँ पे आ गए। आप मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो गया आपका, पहले E1 था आज E2 है, तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम है वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के मुकाबले, तो क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। अब आउटफ्लो का मतलब क्या लग गया, बीओपी पे नेट इफेक्ट, भाई डेफिसिट होगा, देयर विल बी डेफिसिट। अब डेफिसिट के कारण क्या निकलता है, जब बीओपी आपका डेफिसिट में आ गया, दिस इंप्लाइज देयर विल बी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। करेक्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विच इंप्लाइज डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गए आज आपके सस्ते, फॉरेन गुड्स क्या हो गए एक्सपेंसिव, तो डोमेस्टिक गुड्स चीपर, फॉरेन एक्सपेंसिव। और इसका इफेक्ट क्या होता था भाई, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं, एज अ रिजल्ट नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है। जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है तो आईएस क्या मारता है, राइटवर्ड शिफ्ट मारता है, तो नेट एक्सपोर्ट के कारण आईएस होगा राइटवर्ड, आईएस होगा राइटवर्ड, आईएस होगा राइटवर्ड। तो सेम इंटरेस्ट रेट पे देखो जी, आपका आउटपुट बढ़ गया। पहले आप E1 से E2 पे आए, फिर E2 से मैं E3 पे जा रहा हूं। और एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख सकते हैं, 60 और वही 70 वाला, कि पहले $1 की वैल्यू 60 थी, आज की डेट में 70 हो गई। दिस शोज दैट मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में अगर फ्लेक्सिबल की बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसकी इंग्लिश कैसे चलेगी, आप चाहो तो स्टार्टिंग का डायग्राम लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सीधा टॉपिक पे जब मानना चाहो वो भी कर सकते हो। लेट अस से देयर इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया व्हिच मींस rightward shift in LM या followed by rightward shift in LM
As a result, the economy's equilibrium will move from point E1 to E2, where the domestic interest rate is less as compared to world interest rate, which shows that there is outflow of capital. Due to outflow of capital, BOP will be in deficit. Now, with respect to deficit in BOP, this will lead to depreciation of domestic currency. As a result, domestic goods will become cheaper, foreign goods will become expensive, which can be illustrated in terms of export and import. Export will rise, import will fall. As a result, net export will increase, which will lead to rightward shift in IS from IS1 to IS2, and the economy's equilibrium will move from point E2 to E3, where the interest rate has become equal to the world interest rate, and same interest rate, the output has increased. This shows that as per the Mundell-Fleming model, the monetary policy is effective to increase the output in the context of flexible exchange rate regime. Right? कहानी समझ आ गई जी? यस सर। हाँ जी रितिका जी, कोई दिक्कत? नहीं सर। और ये इंग्लिश भी हो जाएगी इसकी? हाँ जी सर। ओके परफेक्ट। तो ये हमारा काम हुआ यहाँ पे खत्म, इसको हटा दिया जाए फिर। यस सर। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है क्या, बेगर थाई नेबर पॉलिसी। बेगर थाई नेबर पॉलिसी, आप सबने नाम भी सुना होगा इसका, काफी इंपॉर्टेंट भी रहता था कॉलेज लेवल पे ये टॉपिक, बेगर थाई नेबर पॉलिसी। नेबर पॉलिसी क्या कहती है ये, जो अभी हमने पढ़ा जस्ट नाउ, आता है ना स्टेटस अपडेट जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ जो पढ़ा उसी से रिलेटेड है, विच मीन्स विद रिस्पेक्ट टू फ्लेक्सिबल सिस्टम प्लस फ्लेक्सिबल सिस्टम हो, एंड ये बात क्या रखना, देयर इज एन अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी प्लस परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फुल्ली इफेक्टिव। फुल्ली इफेक्टिव मीन्स आउटपुट बढ़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव टू इंक्रीज द आउटपुट। राइट? अब जब हम ये कहते हैं होम कंट्री में आपका लेटर से एक इंडिया है, भारत, एक यूएसए है। अब होम कंट्री में आपने बोला कि भाई मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रहा है, मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रहा है। जब मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा तो उससे क्या होगा, पीछे भी देखा था, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। पॉइंटर्स अगेन, दीज पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट। मॉनेटरी एक्सपेंशन से डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, एक्सपोर्ट बढ़ता है, नीला मार्कर मेरा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है, एनएक्स बढ़ता है। अब अगर हम इसको ट्रेडिंग पार्टनर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझे, तो इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, दिस इम्प्लाइज इसका यूएस पे इफेक्ट क्या होगा। यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो यहाँ के इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, यहाँ के अगर इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तो मतलब इनकी इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है मतलब एनएक्स कम हो रहा है, एनएक्स कम हो रहा है मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लग रही है। यही शब्द अभी हमने पीछे लिखा था जब ये देख रहे थे, विच वन इज बेटर, करेक्ट। तो अनएम्प्लॉयमेंट लग रही है, तो यहाँ पे इनकम कम हो रही है, यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो बेगर थाई नेबर पॉलिसी क्या कहता है, नाउ दिस मीन्स दैट वी आर नॉट ओनली एक्सपोर्टिंग गुड्स और सर्विसेज। आज की डेट में हम सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, रादर वी आर ऑल्सो सेइंग दैट भाई आज की डेट में गुड्स के साथ साथ हम अपने देश की अनएम्प्लॉयमेंट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्टिंग द अनएम्प्लॉयमेंट and creation of employment opportunities in the home country at the expense of, yeah, at the cost of the rest of the world is known as beggar thigh neighbor policy. करेक्ट जी? काफी तेज इंग्लिश हो गई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक्सपोर्ट करना दूसरे देश में और अपने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, इसकी कॉस्ट पे
उसे बोलते हैं बैगर थाई नेबर पॉलिसी। और अगर मान लो भाई ये भी तो समझदार आदमी होगा, यहाँ पे भी तो इकोनॉमिस्ट है, यहाँ पे जितनी भी सारी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है आधे से ज्यादा तो यहीं पे पाए जाते थे, तो यहीं पे भी वो पाए जाते हैं, वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं अच्छा जी ऐसा चल रहा है, ये भी मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। ये भी मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन होगा तो मतलब भाई मॉनेटरी पॉलिसी काम ही नहीं करेगी, देन देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि रिलेटिव वैल्यूज क्या रही, सेम हो गई। तो इन्होंने अपन यहाँ पे जो हम कर रहे थे उसको ऑब्जर्व कर लिया, समझ गए कि क्या हो रहा है, यहाँ भी मॉनेटरी एक्सपेंशन लगा दिया, नलीफाई हो गया इफेक्ट। जैसे कहते भी है कि भाई अगर किसी की कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो उस व्यक्ति को उसी से विवाह करना चाहिए जिसमें मंगल दोष लगा, ताकि इफेक्ट कैंसिल हो जाए दोनों का, शादी उसी से करनी चाहिए। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष हाई है दूसरे में भी हाई होना चाहिए ताकि नलीफाई इफेक्ट हो जाए। तो सेम हेयर, इससे समझ आ जाएगी कहानी जिसको अगर थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट हो तो। क्लियर जी? ये बैगर था नेबर पॉलिसी की अंग्रेजी भाषा बन जाएगी एज पर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम प्लस with the assumption of perfect capital mobility, the monetary policy will be fully effective. Now, let us consider an example by taking the two countries, India and the USA. Let us say that there is monetary expansion in the home country, bracket में India. Now, with the monetary expansion, there will be depreciation of domestic currency, which will lead to increase in exports and decrease in import. As a result, the combined effect will be net export will rise. Now, net export will rise. This means that we are not only exporting goods and services, rather we are also exporting unemployment in the home nation to the rest of the world and creating employment opportunities in the home nation at the expense, yeah, at the cost of the rest of world. This is known as beggar thy neighbor policy. However, if foreign nation, the rest of the world also applies, also implements monetary expansion, that is increase in money supply, there will be depreciation of the domestic currency. This means that the relative values will remain same. This monetary policy will not work. This is the examination English जो अभी मैंने गाना गाया, तो गाना तो आप भी गा लेंगे पेपर पे, ऑन पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो बैगर था नेबर पॉलिसी समझ आ गई जी? कोई दिक्कत? क्लियर सर। हाँ जी पलक जी, कोई दुख परेशानी? ऑल क्लियर? तो यहाँ पे ये टॉपिक हो गया हमारा समाप्त। ठीक है, ये वाली वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक मेरे को यहीं पे रोकना था। अब इसके बाद का जो है उसको अलग स्लॉट में बनाना था अगली वीडियो में, तो ये यहीं पे बंद करते हैं और फिर 1-2 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं और फिर आगे का कार्यक्रम हम जारी रखते हैं। ठीक है जी?